नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कितने भौतिक प्रदेश हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। फिर हम इनका धीरे धीरे विस्तार से समझते हुए एक एक पार्ट करके में से आसानी से समझेंगे। पहले क्लास में हम राजस्थान का परिचय और भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आज हम इस क्लास में राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश हैं उन विषय में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 हैं। कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? पहले तो आपको इनका नाम याद होना जरूरी है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश यानी रेगिस्तान का वो पश्चिमी वाला भाग। फिर दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश यानी अरावली पर्वतमाला। तीसरा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बोल दो, चाहे हाड़ौती का पठार बोल दो, चाहे मालवा का पठार बोल दो। इस प्रकार से हमारा राजस्थान 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है। अब आज इस क्लास के माध्यम से हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्या है, क्या इसके बारे में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है, या नदियाँ कौन सी है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, सबकी हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है आपका, ये सबसे बड़ा है। 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा है और सबसे नवीन भी है। सबसे बड़ा और सबसे नवीन। फिर हम इसके अवशेष की बात कर लेते हैं। तो ये 33 सागर का अवशेष है। जब राजस्थान की बात कर रहे थे तो राजस्थान गोंडवाना लैंड का अवशेष था, जबकि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश आपके 33 सागर का अवशेष है। फिर बात कर लेते हैं इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल है यानी संपूर्ण राजस्थान का 61% भाग को ये घेरी हुई है और इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या तो कम ही है, यानी 61% क्षेत्रफल है तो जनसंख्या तो कम से कम 60 तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन यहाँ जनसंख्या 40% ही है पूरे संपूर्ण राजस्थान की। क्यों है यह आपको भी पता है। सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिम में है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, धूल भरी हवाएं चलती है गर्मियों में और मिट्टी जो रेतीली बालू है वहाँ इतनी पैदावार नहीं होती है। लेकिन वहाँ आजकल क्या हो रहा है कि तेल के कुएं मिलने लग गए, तेल के भंडार मिले हैं, इसलिए वहाँ जनसंख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। मतलब कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, इनमें ये जो तेल के कुएं मिल रहे हैं, इस वजह से वहाँ जनसंख्या का घनत्व देखने को मिल रहा है और कमाई का एक अच्छा जरिया भी बन रहा है। अब जिलों की बात करें तो इसमें राजस्थान के संपूर्ण 12 जिले आते हैं। 12 जिले उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। उनमें आपका सिक्कर हो गया, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर और पाली। ये 12 जिले आपके इसके अंतर्गत आते हैं। अब वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य ही पाई जाती है। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी रेतीली, बलुई या एरिडोसोल्स, वैज्ञानिक नाम इसका एरिडोसोल्स है। तो आपका जो क्वेश्चन बनता है तो वो एरिडोसोल्स से ही बनता है। रेतीली और बलुई मिट्टी आपसे कोई नहीं पूछता कि एरिडोसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर विशेषता यानी ये विशेषता ये है कि यहाँ रेत के विशाल बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब यहाँ नदियों की बात करें तो लूनी नदी यहाँ पे बहती है। ये आपके बीकानेर, पाली, सिरोही इधर से बहती हुई निकलती है लूनी नदी। लेकिन एक मौसमी नदी भी यहाँ पे बहती है, कांडली या कांकनी। ये एक मौसमी नदी है, मात्र मौसम यानी जैसे वर्षा काल होता है तब ही ये बहती है, वरना नहीं बहती है, विलुप्त हो जाती है। फिर हम बात करें कि इसको वर्तमान स्वरूप किसने दिया था, तो ये घग्गर और द्रवती नदी ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था।
वहाँ पे वनस्पति या वृक्षों की बात करें तो आपका खेजड़ी, फोग, बबुल, खेर, ऐसे पेड़ आएंगे वहाँ पे जो कम पानी में भी आसानी से उग सकते हैं। ऐसे पेड़ उधर वनस्पति उधर मिलेगी आपको। फिर फसलों की बात करें तो आपको बाजरा, मोठ, ज्वार, जो वर्षा काल में जो फसलें होती है वही वो होती है। वहाँ पे शीतकालीन फसलें नहीं मिलती, वहाँ पे होती नहीं है, पानी नहीं है। तो पानी की सप्लाई जो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो करने लग गई है आजकल ही। वहाँ पे इस नहर ने वहाँ पे उसकी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की काया ही पलट कर दी है। और अच्छा हुआ ये इंदिरा गांधी नहर पहुँच गई वहाँ पे। और फिर घास है वहाँ, सेवण और धामण दोनों प्रकार की घासें वहाँ पे पाई जाती है। फिर जोहड़े, अब जोहड़े एक शब्दावली है। जोहड़े किसे कहते हैं? तो ये शेखावाटी के कच्चे तालाब जोहड़े कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जोहड़े। शेखावाटी के कच्चे तालाब जोहड़े कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसका विभाजन दो भागों में हो चुका था, यानी पश्चिमी विशाल मरुस्थल और दूसरा है राजस्थान भाग। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इन दोनों को अलग करती है। यानी पश्चिमी राजस्थान में जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है वो इन दोनों भागों को अलग करती है, यानी मरुस्थल को भी दो भागों में बांटती है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब पश्चिमी विशाल मरुस्थल के अंतर्गत हममादा, आपका रेग, इर्ग, ये पथरीला, मिश्रित और रेतीला, ये तीनों मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं, आपके पश्चिमी विशाल मरुस्थल के अंतर्गत। अब हम बात कर लेते हैं बालू का स्तूप, क्योंकि मरुस्थल में बहुत सारे बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, पवन अनुवर्ती, बरखान, शीप, धोरे, रेगिस्तान मार्ग, ये क्या है इनके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो पवन अनुवर्ती एक बालू का स्तूप का प्रकार है। ये ऐसा बालू का स्तूप है जो एक ही दिशा में बहने वाली वायु के कारण बनते हैं। जब वायु एक दिशा में बहती है तो पवन अनुवर्ती बालू का स्तूप का निर्माण होता है। फिर दूसरा होता है आपका बरखान या अर्धचंद्राकार स्तूप। तो ये सर्वाधिक गतिशील और मरुस्थल के वास्तविक स्तूप है। कौन से हैं? बरखान। फिर बात कर लेते हैं आपका अनुप्रस्थ। तो अनुप्रस्थ ये समकोण की दिशा में बहता है। जैसे समकोण बनता है ना आपका, ऐसे समकोण, तो ये ऐसे समकोण की तरह बहता है अनुप्रस्थ। फिर है अनुदैर्ध्य, यानी पवनों की दिशा के समानांतर, यानी पवनों की दिशा के समानांतर बहता है, तो उसे अनुप्रस्थ बालू का, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप बोलते हैं। फिर धोरे, धोरे होते हैं यानी रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले, यानी रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रेत ही है, आंधियाँ चलती रहती है, रेत के टीले यहाँ इकट्ठे हो गए, वहाँ इकट्ठे हो गए, उधर इकट्ठे हो गए। क्योंकि जब रेत हवा चलती है तो रेत खूब उड़ती है, मतलब कि इतनी जब घनी आंधी आती है तो वहाँ लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, इतना अंधकार छा जाता है। तो धोरे मतलब कि टीले, धोरे जो यानी मतलब कि बड़े बड़े जो हवा से जब हवा चलती है तो बड़े बड़े ढेर लग जाते हैं मिट्टी के, तो वो उनको धोरे बोलते हैं। फिर है रेगिस्तान मार्च। जब हवा चलती है तो रेगिस्तान आज यहाँ था, बहुत तेज हवा आई, कल उधर चला गया, परसों इधर चला गया, उस दिन उस साइड चला गया, तो रेगिस्तान मार्च, यानी रेगिस्तान खिसकता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता। आंधी इतनी तेज आती है कि रेगिस्तान ये मिट्टी के जो ढेर होते हैं, मतलब कि बड़े बड़े ढेर, वो खिसक कर आगे आगे चले जाते हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी जिस साइड में हवा चलती है उस साइड में वो चले जाते हैं। उसे रेगिस्तान मार्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगिस्तान मार्च। फिर पलाया। पलाया क्या है? ये शब्दावलियाँ देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपको अच्छे से याद करनी है। पलाया, पलाया खारे पानी की बड़ी स्थायी झीलें, खारे पानी की, मीठे पानी की नहीं है। अब खारे पानी क्या काम, इसमें ना तो कोई फसल पैदा होती है ना ये पीने के काम आता है, तो इनकी जो बड़ी स्थायी झीलें हैं उनको पलाया बोलते हैं।
और वहाँ एक बहुत बड़ा खतरनाक सर्प पाया जाता है, उसको बोलते हैं आपका पीवड़ा। कौन सा सर्प है? पीवड़ा। मतलब कि इतना खतरनाक सांप है वो कि वो फूंक मारने से ही इंसानों की मृत्यु हो जाती है। मतलब कि वो डसे तब तो अलग बात है, लेकिन ये फूंक दूर से फूंक मारता है तो भी इसमें इतना जहर होता है कि उस इंसान की मृत्यु हो जाती है, और ये आपके रेगिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, आपके यहाँ तक मैंने जो बताई हूँ मैं आपके सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।